determine KH means hydrolysis constant, and degree of hydrolysis. For ammonium acetate solution. Having molarity 0.01 given K equal to Kb 5 into 10 power is to -5। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें साल्ट के दोनों पार्ट वीक हैं, तो KH हम कैसे निकालते हैं, KW बाय वीकर पार्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। KW क्या होता है 10 पावर इज टू -14, तो इसको हम डिवाइड करेंगे K एंड KB से। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा है 4 इंटू 10 पावर इज टू -6। दूसरा में क्या निकालना था, हाइड्रोलाइसिस कितना हुआ है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जब एक पार्ट वीक होता है तो होता है KH बाई सी रूट, अगर दोनों पार्ट वीक हों तो रूट ऑफ KH। इसका मीनिंग 4 इंटू 10 पावर इज टू -6 का हमें रूट लेना है, तो ये आपको क्या मिल रहा है 2 इंटू 10 पावर इज टू -3। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल रहा है 0.2। तो जब भी आपको कोई भी साल्ट सॉल्यूशन दिया हो और आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट करना हो, तो आपको KH को क्या करना है KW से डिवाइड करना है वीकर पार्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को। अगर आपको H निकालना है तो KH बाय C का रूट लेंगे अगर एक पार्ट वीकर है, अगर दोनों पार्ट वीक हैं तो आप रूट ऑफ KH लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। A solution which resist in change in pH, which resist change in pH on addition of small amount of acid or base। तो बफर का काम क्या होता है, किसी भी इफेक्ट को कम करना। जब हम ड्राइव करते हैं और रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए तो हमें एकदम से जर्क मिल सकता है, उस जर्क को कम करने के लिए हमारे व्हीकल के अंदर शॉकर लगे होते हैं, तो शॉकर जर्क के असर को कम करता है, तो वो हमारे लिए बफर का काम कर रहा है। ऐसे जो हम फूड स्टॉक रखते हैं वो हमारे लिए बफर है। जिस सीजन में क्रॉप नहीं हो रही होती है हम उसका यूज करते हैं, तो ऐसे भी कोई भी चीज़ जो एक पार्टिकुलर इम्पैक्ट को कम कर रही है उस एक्शन को हम कहेंगे बफर। तो हमारे लिए बफर सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट कर रहा है जब हम थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस उसमें ऐड करें। फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है
उसके अंदर भी बफर प्रेजेंट है, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पर कभी स्पाइसी फूड खाते हैं, कभी किसी टाइप का, तो ब्लड की पीएच क्या होनी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन ब्लड की पीएच चेंज को जो रजिस्ट कर रहा है, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे, बफर एक्शन। अगर हमारी बॉडी का पीएच रैपिडली चेंज होता रहेगा तो एंजाइम बेस्ड रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी। तो उस पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी ब्लड सॉल्यूशन के अंदर भी बफर प्रेजेंट है। टाइप ऑफ बफर, बफर दो टाइप के हैं, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। इट इज सॉल्यूशन ऑफ salt of weak acid and weak base। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन ये हमारे लिए बफर का काम करता है। बफर एक्शन क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू बफर पीएच चेंज को रजिस्ट करता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, उसे हम क्या कहेंगे, बफर एक्शन। तो हम सिंपल बफर का बफर एक्शन अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप अमोनियम एसिटेट को एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो ये पार्शली आयनाइज होगा, हमें मिलेगा एसिटेट आयन प्लस में अमोनियम आयन। अगर हम एसिड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100H+ आयन सॉल्यूशन में ऐड कर दिए। अब सॉल्यूशन में जो 100 एसिटेट आयन प्रेजेंट है या 100 से ज़्यादा एसिटेट आयन प्रेजेंट है, वो H+ के साथ कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना रहे हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं। और आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली डिसोसिएट होते हैं। इसका मीनिंग ये बहुत कम डिसोसिएट होगा और बहुत कम H+ आयन प्रोवाइड करेगा। तो इम्पैक्ट 100H+ आयन का होना चाहिए, लेकिन हमें H+ आयन सॉल्यूशन में एक्चुअल में बहुत कम मिल रहे हैं। आपने अपनी तरफ से तो 100 ऐड किए थे, लेकिन जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वीकर पार्ट है वो H+ आयन को होल्ड कर रहा है, उनको फ्री नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से H+ की एडिशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया। तो जो वीकर पार्ट है वो बफर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलर वे में जब आप बेस ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 100 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए, तो जो सॉल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है वो इन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वीकर पार्ट OH नेगेटिव को होल्ड कर रहा है और यही बफर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, तो हमें कम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो जितना OH नेगेटिव के एडिशन का इम्पैक्ट होना चाहिए था उसके कंपेरिजन में बहुत कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है और इस एक्शन को हम क्या कहेंगे, बफर एक्शन।
इस बफर की पीएच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जब भी हम साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसकी पीएच का रिलेशनशिप क्या है? -1/2 log Kw प्लस log ऑफ वीकर पार्ट, अगर एसिडिक पार्ट वीक है तो प्लस साइन, बेसिक पार्ट वीक है तो नेगेटिव साइन। सेकेंड टाइप के बफर हैं मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो टाइप के हैं, एसिडिक। एसिडिक बफर के अंदर क्या है? वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड with strong base। For example, acetic acid प्लस सोडियम एसीटेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वीकर पार्ट है, ये भी वीकर पार्ट है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्गर पार्ट है। डोमिनेंट कौन है? वीकर पार्ट। जिस भी सॉल्यूशन में वीकर पार्ट डोमिनेंट होगा वो बफर का काम कर सकता है, क्योंकि वीकर पार्ट ही H प्लस और OH नेगेटिव आयन को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीक एसिड बफर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसका कॉन्जुगेट बफर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इस बफर को क्या बोल रहे हैं? एसिडिक बफर। बेसिक बफर क्या होगा? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस and its salt with strong acid। For example, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर वीकर और स्ट्रोंगर पार्ट इक्वल है और यहाँ पर सिर्फ वीकर पार्ट है। तो आप देख सकते हैं वीकर पार्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रोंगर पार्ट से ज़्यादा है। तो जिस भी सॉल्यूशन में वीकर पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोंगर पार्ट से ज़्यादा होगी वो बफर होगा। तो यहाँ पर वीकर पार्ट एसिड है और यहाँ पर वीकर पार्ट बेस है, इसलिए ये एसिडिक बफर है और ये बेसिक बफर है। पीएच हम एसिडिक बफर की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम एसिडिक बफर को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो जो एसिटिक एसिड है वो पार्शली आयोनाइज होगा, तो के क्या होगा यहाँ पर? एसिटेट आयन into H plus ion concentration upon acetic acid concentration। तो pH निकालने के लिए मुझे H प्लस चाहिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्जुगेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको pH निकालना तो बोथ साइड नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, तो इसे हम राइट कर सकते हैं log A इंटू log B। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होगा? pH। नेगेटिव लॉग ऑफ K क्या होगा? pK। माइनस लॉग x बाई वाई क्या होगा? इसको हम log y बाई एक्स लिख सकते हैं।
अगर आप उल्टा करते हैं log को तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्जुगेट को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को। तो एसिडिक बफर के लिए जब भी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो रिलेशनशिप क्या है, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम एसिड या बेस ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो चेंज होगा, जिससे सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे ही बेसिक बफर के लिए पीओएच क्या होगा, पीकेबी प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन बेस। इन दोनों इक्वेशन को हम बोलते हैं हैंडरसन इक्वेशन। जब भी हम पीएच रेलेवेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बफर से रेलेवेंट पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफाई बफर। गिवन सॉल्यूशन बफर है या नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, बफर बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉम्बिनेशन लिए, हमने आइडेंटिफाई करना है बफर है या नहीं। पहला अगर आप देखें, ये साल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, तो जितने वीकर पार्ट है उतने ही स्ट्रॉन्गर पार्ट हैं। अगर वीकर और स्ट्रॉन्गर पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी तो वो बफर नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये वीकर पार्ट है, इसके कितने मोल्स हैं, 100 इंटू 0.1। स्ट्रॉन्गर पार्ट देखें, इसके भी कितने मोल्स हैं, 100 इंटू 0.1। तो यहाँ पर भी वीकर और स्ट्रॉन्गर पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो ये भी बफर नहीं है। यहाँ पर हम देखें 100 इंटू 0.2 वीकर पार्ट, स्ट्रॉन्गर पार्ट कितना है, 100 इंटू 0.1 मिलीमोल्स। तो आप देख सकते हैं वीकर पार्ट के जो मिलीमोल्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब भी वीकर पार्ट डोमिनेट करेगा तो वो बफर का काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीक एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट है, साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर वीकर पार्ट डोमिनेंट है, तो ये बफर है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट है। स्ट्रॉन्गर पार्ट कभी भी बफर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो H प्लस और OH नेगेटिव को होल्ड नहीं करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। डेटरमाइन pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by
mixing 100 milliliter of 0.2 molar acetic acid solution and 100 milliliter of 0.1 molar sodium hydroxide solution। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। गिवन क्या है? 100 ml 0.2 मोलर। तो 100 इंटू 0.2 क्या होगा? 20। तो हमारे पास इसके 20 मिलीमोल्स हैं। ऐसे ही NaOH के चेक करते हैं। 100 इंटू 0.1, अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं और मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलीमोल्स मिलेंगे। 10 मिलीमोल्स हैं। तो आप देख सकते हैं NaOH यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 20 के लिए 20 होना चाहिए। तो फाइनल इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? 0। जितना ये कंज्यूम हो रहा है उतना ये प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही अगर 1 मोल NaOH कंज्यूम हो रहा है तो CH3COH भी कितना कंज्यूम होगा? 1। अगर ये 10 कंज्यूम हो रहा है तो ये भी कितना कंज्यूम होगा? 10। बच कितना जाएगा? 10 मिलीमोल्स। तो हमने फाइनल मिक्सचर में फाइंड आउट कर लिया है एसिटिक एसिड के 10 मिलीमोल्स हैं, सोडियम एसीटेट के 10 मिलीमोल्स हैं। तो ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट का कॉम्बिनेशन है, मीन्स ये एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर की पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने हेंडरसन इक्वेशन राइट की थी। क्या है? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। जो एसिटिक एसिड है उसके लिए के है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। न्यूमेरिकल में ये आपको दिया होगा। तो इसका नेगेटिव लॉग ऑफ के क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 4.7। तो आप देख सकते हैं जो अभी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, जितने मिलीमोल्स कॉन्जुगेट के हैं उतने ही मिलीमोल्स एसिटिक एसिड के हैं। तो 10 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना मिक्स करने पर? 100 + 100 200। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। 100 ml को आपने 100 ml के साथ मिक्स किया है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है, मिलीमोल्स दोनों के इक्वल हैं। log 1 क्या होता है? 0। तो इस बफर सॉल्यूशन की pH आपको क्या मिल रही है? 4.75। अब इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। इफ अनदर 50 ml of NaOH solution added to above solution what is the new pH? फिर से हम रिएक्शन राइट करते हैं।
आपके पास 20 मिलीमोल्स बिगनिंग में एसिटिक एसिड के थे। 100 ml NaOH पहले था, 50 हमने और ऐड कर दिया तो 150 ml हो जाएगा। NaOH की मोलैरिटी कितनी है? 0.1, तो 0.1 इंटू 150 ml कितना आ जाएगा? 15 मिलीमोल्स। ये इनिशियली है। अगेन आप देख सकते हैं इसके मिलीमोल्स कम है तो ये लिमिटिंग एजेंट है, तो ये 100% कंज्यूम हो जाएगा। तो जितने मिलीमोल्स इसके कंज्यूम हो रहे हैं इतने मिलीमोल्स इसके कंज्यूम होंगे। कितने बच जाएंगे? 5 मिलीमोल्स। 1 कंज्यूम होने पर 1 बनेगा, तो 15 मिलीमोल्स कंज्यूम होने पर ये 15 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं फाइनल मिक्सचर में वीक एसिड भी प्रेजेंट है और उसका कॉन्जुगेट भी प्रेजेंट है। तो फिर से हम यही फार्मूला यूज करते हैं, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। pK कितना है? 4.75। कॉन्जुगेट कितना है? 15। और एसिड कितना है? 5। दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है, 250 250, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 15/5 क्या आ रहा है? 3। log 3 क्या होता है? 0.47, तो 4.75 प्लस 0.47, इसे आप ऐड कर दें। दिस इज न्यू pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम कवर कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, कॉमन आयन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte on addition of small amount of strong electrolyte having common ion। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की ऐड कर दी। जो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन और एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम में। जब आप H2SO4 ऐड करेंगे तो H2SO4 क्या करेगा? H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा। एक तरीके से ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। जब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उस केस में रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियर प्रिंसिपल। अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इसका मीनिंग पहले के कंपैरिजन में जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हैं वो कम डिसोसिएट होंगे, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप कोई भी ऐसी चीज डालते हैं जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही है? बैकवर्ड में। इसका मीनिंग पहले के कंपैरिजन में कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? लैब के अंदर हम इसका यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई केटायन। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री में सोप सॉल्यूशन में से सोप को हम बाहर निकालते हैं बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो जब आप सोप सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको हीट करते हैं तो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम को तभी अचीव करते हैं जब उनका सॉल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए। तो यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोप आयन और सोप इक्विलिब्रियम में है। अगर हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड मीन्स soap comes out of solution। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं साल्टिंग आउट ऑफ सोप। सॉल्ट का एडिशन करने पर सोप सॉल्यूशन में से सोप बाहर आ रहा है। तो वहां पर भी हम कॉमन आयन इफेक्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं जिसके पास सोडियम आयन है। सोप के अंदर भी सोडियम आयन होता है। अगर हमने पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? पोटाशियम क्लोराइड। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम सोप को सोप सॉल्यूशन में से निकाल पा रहे हैं। तो इसका यूज सोप के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो सॉल्यूशन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? जिसमें हम अभी भी सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? जिसमें अब हम फर्दर सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड का मीनिंग है जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऑलरेडी डिजोल्व हो चुका है, अब वो सॉल्यूशन में से बाहर आना चाह रहा है। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सॉल्ट होंगे और उसके आयंस होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड तो जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने पर सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। 100% डिसोसिएशन हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन सॉल्वेंट के अंदर एक लिमिटेड स्पेस है जहां पर वो आयंस को अकोमोडेट कर सकता है। जब वो सारी जगह फिल हो जाएगी
तो उस केस में फर्दर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वहां पर इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप कितनी स्टीरिंग क्यों ना कर लें, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो सॉल्यूट फर्दर डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही है। तो एक कांस्टेंट को हम दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली हम के एक्सप्रेशन में सॉलिड को भी नहीं लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ रहा है क्योंकि हम इसी की डिजोल्व होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अमाउंट विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एज ए कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। तो दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक नया कांस्टेंट होगा, जिसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। तो हम क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट is given by product of concentration of ions in solution at saturation and power raised to respective coefficient। तो एक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने पर एक जैसे कितने आयन मिल रहे हैं, वही हम पावर लेंगे। तो जब सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सोडियम आयन आपको 1 मिल रहा है, क्लोराइड आपको 1 मिल रहा है, इसलिए हम KSP के एक्सप्रेशन में सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 लेंगे, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। अगर हमने यही केस कैल्शियम क्लोराइड के लिए अप्लाई करना है, तो कैल्शियम क्लोराइड जब डिजोल्व होता है तो आपको एक कैल्शियम आयन मिल रहा है, 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। तो यहां पर जो KSP होगा वो क्या होगा? कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन, क्लोराइड का जो पावर है वो क्या आएगा? 2। तो यहां पर KSP की एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। रिलेशनशिप बिटवीन KSP and solubility। सॉल्युबिलिटी को हम X से रिप्रेजेंट करें। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड in given amount of solvent। or solution at particular temperature। तो अमाउंट को हम मोल्स के टर्म में भी ले सकते हैं, मास के टर्म में भी ले सकते हैं, इसलिए इसकी यूनिट जो है नॉर्मली हम लेते हैं मोल पर लीटर, या फिर हम ग्राम पर लीटर ले सकते हैं। रिलेशनशिप फिक्स नहीं है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग है। तो सोडियम क्लोराइड के लिए क्या रिलेशनशिप होगी?
सोडियम क्लोराइड जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है तो मान लीजिए इसके x मोल पर लीटर डिजोल्व हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, x मोल पर लीटर। क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, x मोल पर लीटर, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, x। 1 से 1 मिल रहा है तो x से क्या मिलेगा, x। 1 से 1 क्लोराइड मिल रहा है तो x से क्या मिलेगा, x। KSP क्या है, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो KSP आपको क्या मिल रहा है, x² मिल रहा है। तो x क्या होगा, रूट ऑफ KSP। इसका मीनिंग अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का KSP गिवन हो तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इलेक्ट्रोलाइट के साथ वेरी करेगी। तो अभी हमने AB टाइप के सॉल्ट के लिए जो आपको एक केटायन एक अनायन दे रहा है उसके लिए हमने बनाई है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं फॉर सॉल्ट टाइप AB2 या फिर आप कह सकते हैं A2B, जो आपको 2 केटायन 1 अनायन, या फिर आप इसका उल्टा कह सकते हैं 1 केटायन 2 अनायन प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मीन्स इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो उस केस में अनडिजोल्व कैल्शियम क्लोराइड और डिजोल्व कैल्शियम क्लोराइड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहां पर KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन। क्लोराइड का कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर क्या होगी, 2। अगेन अज्यूम कर लें इसकी सॉल्युबिलिटी x है, तो 1 से 1 मिल रहा है तो x से कितना मिलेगा, x। 1 से 2 मिल रहा है तो x से कितना मिलेगा, 2x। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये आपको क्या मिल रहा है, 4x³। तो x की वैल्यू क्या होगी, KSP बाय 4 का क्यूब रूट। x की वैल्यू क्या होगी, KSP बाय 4 का क्यूब रूट। इसका मीनिंग यहां भी आपको KSP पता हो तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम फॉस्फेट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी चेंज होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन भी क्या होगी, चेंज होगी। फॉस्फेट आयन के पास 3 नेगेटिव होता है, सोडियम आयन के पास 1 पॉजिटिव होता है, तो हमें 3 सोडियम आयन मिलेंगे और 1 फॉस्फेट आयन मिलेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम अगेन x कह रहे हैं, तो ये आपको 3x मिल रहा है और ये क्या मिल रहा है, x। तो KSP क्या होगा, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 इंटू फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 1। सैचुरेशन पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3x, फॉस्फेट की क्या है, x। तो ये आपको क्या मिल रहा है, 27x पावर 4। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, KSP बाय 27 4th रूट। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं।
ऐसे ही आप मैग्नीशियम फॉस्फेट के लिए बना सकते हैं। मैग्नीशियम के पास चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट के पास है 3 नेगेटिव। तो रिलेशनशिप क्या बनेगी, Mg3PO4 ट्वाइस। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो ये आपको 3x मिल रहा है और ये मिल रहा है 2x। तो KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी, मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 3 इंटू फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। तो 3x पावर 3, 2x पावर 2। तो ये आपको मिल रहा है 108 इंटू एक्स पावर 5। तो x क्या होगा, KSP बाय 108 फिफ्थ रूट। तो इस तरीके से हम KSP और x के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट, expression similar to KSP, but given concentration used। जैसा आपने पढ़ा था रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं और रिएक्शन कोएफिशिएंट में गिवन कॉन्सेंट्रेशन का यूज करते हैं। ऐसे ही आयनिक प्रोडक्ट में हम जो प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की उसका यूज करेंगे, चेक करेंगे KIP KSP से कम है या फिर ज़्यादा। अगर KIP की वैल्यू KSP से कम होगी तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। इसका मीनिंग इसमें हम फर्दर सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर KIP KSP के इक्वल हो तो उस केस में सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, हम फर्दर डिजोल्व नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हैं जो हलवाई है जब शुगर सिरप बनाते हैं तो वो हीट करते हैं ताकि ज़्यादा शुगर डिजोल्व हो, लेकिन जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो आप देखते हैं वहाँ पर शुगर सॉल्यूशन में से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। तो जैसे ही KIP KSP को क्रॉस करेगा, और ये ऐसा कूलिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि कूलिंग करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होगी। तो यहाँ पर जो KIP है वो KSP से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो आपसे इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, किस केस में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको यही चेक करना है, अगर KIP KSP से ज़्यादा है तो उस केस में प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। Determine solubility of sodium chloride। फर्स्ट केस है इन प्योर वाटर, सेकंड केस इन 0.1 मोलर HCl solution,
थर्ड, in 0.1 molar sodium hydroxide solution, KSP for sodium chloride given. Four into 10 power is to minus 4. सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयन क्लोराइड आयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम में। अभी आपने पढ़ा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो सोडियम आयन भी आपको x मिलेंगे, क्लोराइड भी x मिलेंगे, तो KSP क्या होगा? सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स x स्क्वायर, तो x क्या होगा? रूट ऑफ KSP। KSP आपको गिवन है 4 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 4। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 2 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 2। इसका मीनिंग 0.02 मोल पर लीटर। अगर हम इसको HCl में डिजोल्व कर रहे हैं तो HCl भी आपको क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट होगा, तो ये क्लोराइड भी कितने प्रोवाइड करेगा? 0.1। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन आपको दो जगह से मिल रहा है। एक तो सोडियम क्लोराइड से, इसकी सॉल्युबिलिटी x है, तो सोडियम क्लोराइड से आपको क्लोराइड x मिलेगा, और HCl से कितना मिल रहा है? 0.1। नंबर के कंपैरिजन में x को हमेशा आपको नेग्लेक्ट करना है। इसका मीनिंग सॉल्यूशन में अब क्लोराइड आयन कितने हैं? 0.1। सोडियम आयन आपको सिर्फ सोडियम क्लोराइड से मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है? x। तो KSP यहाँ पर क्या होगा? सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमें x कैलकुलेट करना है, तो x क्या होगा? KSP बाय 0.1। KSP आपको गिवन है 4 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 4। ये 0.1 सोल्व कर रहे तो क्या आ रहा है? 4 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 3। तो आप देख सकते हैं प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एनी सॉल्यूशन विच हैव सिमिलर टाइप ऑफ आयन। जिसमें पहले से ही आपको क्लोराइड आयन मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा, वहां पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। थर्ड केस, सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम मिल रहा है x, क्लोराइड भी x मिल रहा है आपको, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हम x ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.1 मोलर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सोडियम आयन कितना मिलेगा? 0.1। क्लोराइड हाइड्रोक्साइड भी कितना मिलेगा? 0.1। लेकिन KSP के एक्सप्रेशन का कौन कौन पार्ट है? सोडियम आयन एंड क्लोराइड। तो सोडियम आयन आपको दो जगह से मिल रहा है, एक जगह से x, दूसरी जगह से 0.1। नंबर के कंपैरिजन में x को हमेशा नेग्लेक्ट करना है। तो क्लोराइड यहाँ पर कितना है? वो एक ही जगह से मिल रहा है x, तो आपको x निकालना है, तो x क्या होगा? KSP बाय 0.1। तो KSP की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 4। इसको हम 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है 4 इंटू 10 पावर इज टू माइनस 3 मोल पर लीटर। तो प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सॉल्यूशन में पहले से ही सॉल्यूट के आयन प्रेजेंट हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर?